Hey everyone, कैसे हो आप सब? I hope you're fine. I Shanu, your PGT biology teacher. Welcome back to another video. In this video, we will talk about the classification of living organism. So start करते हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 के साथ, which is about patterns in life, diversity and classification. तो आज इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, that is the classification of living organism. Classification of लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए, अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो हमारे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वास्ट वैरायटी एग्जिस्ट करती है. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वास्ट वैरायटी एग्जिस्ट करती है. वास्ट वैरायटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया. क्या बताया मैंने कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वास्ट वैरायटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. तो जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया. कैसे कि इनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे. एक सेकंड में इसको रब कर दूं. तो इन्होंने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया. एक सेकंड में इसको रब कर दूं. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को on the basis of their on the basis of their external features. जैसे कि इनकी बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, या कलर कैसा है, या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. प्लस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. जैसे कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज जो है वो कितने टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, कि क्या कोई ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ organ and their skeletal pattern. प्लस सेल का स्ट्रक्चर, कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म जो है, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, देखो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबके सब किससे मिल करके बने होते हैं, सेल से. और सेल इन टर्न फिर फर्दर कितने टाइप की होती है, दो. वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक. तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना है या फिर वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल से बना है. प्रोकैरियोटिक से बना है या फिर यूकैरियोटिक से बना है. प्लस वो एक सेल से बना है या खूब सारी सेल से बना है, यानी कि क्या वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर. प्लस
उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, यानी कि वो ऑटोट्रोफिक हैं, या फिर वो अपने खाने के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, या फिर वो हेट्रोट्रोफिक है। प्लस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजिकल रोल, कि इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है। क्या वो प्रोड्यूसर है, यानी कि क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, या अपने खाने के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, या अपने खाने के लिए किसी डेड एंड डिग्रेडेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। यानी कि क्या वो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर, या फिर डिकम्पोजर। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, कि क्या वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो क्या पढ़ा हमने कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वास्ट वैरायटी एग्जिस्ट करती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी उनको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि किस बेसिस पे, कि उनका एक्सटर्नल फीचर क्या है, यानी कि उनकी बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उनका कलर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि उनके एक्सटर्नल फीचर्स पे प्लस उनके बॉडी के इंटरनल फीचर पे, यानी कि एक्सटर्नली वो कैसे दिख रहे हैं, प्लस उनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे, जैसे कि ऑर्गन है या नहीं है, और बॉडी के टिश्यूज जो है वो कितने टाइप के हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, प्लस जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, एंड स्केलेटल पैटर्न, कि उनकी हड्डियों का पैटर्न जो है वो कैसा है। प्लस एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबके सब किससे बने होते हैं, सेल से। एंड सेल इन टर्न फिर फर्दर कितने टाइप के होती है, दो, वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो सिमिलरली उन जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने चेक किया कि क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना है या फिर वो यूकैरियोटिक से बना है। चलो ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक से बना है या यूकैरियोटिक से बना है, कि क्या वो एक ही सेल से बना है, यानी कि वो यूनिसेलुलर है, या फिर वो क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी कि वो खूब सारी सेल से मिलकर के बना है। प्लस उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं या अपने खाने के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, यानी कि वो ऑटोट्रोफिक है या फिर हेटरोट्रोफिक है। और इकोसिस्टम में उनका रोल क्या है, क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, अगर वो खुद से बना रहे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के तरीके से। और अगर वो अपने खाने के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर। और या फिर वो अपने खाने के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करें तो वो क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजर। प्लस उनका रिप्रोडक्शन का मोड कैसा है, कि क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे के बेसिस पे ना साइंटिस्ट ने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। अब बात ये आती है कि नीड क्या क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इतने बेसिस पे कैटेगराइज किया, अब बात यह है कि इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जरूरत किस लिए पड़ी, फॉर एग्जांपल मान करके चलिए आप किसी लाइब्रेरी में जा रहे हो, ठीक है, और हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, सर्च आउट करनी है वहां पर, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें साइंस में हमारे बायो की ही बुक को वहां पर सर्च आउट करना है। तो हम गए, हमने जाते साथ ही लाइब्रेरी के अंदर क्या देखा कि वहां पर ना हर सब्जेक्ट की बुक जो है अरेंज नहीं है वेल मैनर्ड तरीके से, वहां पर सारे की सारी जो है वो मिक्स है। तो अब आपके लिए क्या होगा, उस बायो की बुक को ढूंढना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली हमारा अर्थ जो है
इस पर ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की वास्ट वैरायटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए वो ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बेसिस पे क्या कर दिया, कैटेगराइज किया, सो दैट ताकि उनकी ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सके। क्लियर है? तो सिमिलरली अगर लाइब्रेरी में बुक जो है अगर अच्छे से अरेंज होती, यानी कि हिंदी का सेक्शन अलग है, इंग्लिश का अलग है, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, एसएस का अलग, अगर अलग अलग सेक्शन में अरेंज होती तो हमारे लिए उस बायो की बुक को आइडेंटिफाई करना, सर्च आउट करना क्या हो जाता है, इजी। तो सिमिलरली जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर दिया। सो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें क्या हेल्प हुआ, एक तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से ना हमें क्या हेल्प हुआ, एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी थी ना वो और भी ऑर्गेनाइज्ड वे में होने लगी, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सिस्टमैटिक वे से होने लगी, सिस्टमैटिक वे से। हमें क्या हेल्प हुआ, जो साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतने बेसिस पे जो कैटेगराइज किया ना, तो उससे हमें हेल्प क्या हुआ कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी थी वो सिस्टमैटिक वे से हो गई, दूसरा कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं या फिर वो डिसिमिलर हैं, और कैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, हाउ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर नया आया है तो वो भी आइडेंटिफाई होने लगा, इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू आइडेंटिफाई न्यू लिविंग फॉर्म। ठीक है, नया अगर कोई आया है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजी हो गया। और प्लस अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो उसके लिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन वालों के लिए इजी हो गया कि उसको क्या करना, कंजर्व करने के लिए इजी हो गया। क्लियर है? तो क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक के अंदर कि हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वास्ट वैरायटी एग्जिस्ट करती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स लाइक देयर एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर and cell structure, mode of nutrition, ecological role and mode of nutrition। अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत किस लिए पड़ी, इसकी जरूरत किस लिए पड़ी, क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और आपको बुक ढूंढना है, अगर वहां पर बुक जो है अगर अच्छे से अरेंज नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सिमिलरली अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक वे से स्टडी करनी है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता लगाना है, तो अगर वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज हो गए तो हमारे लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें क्या हेल्प हुई, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ही सिस्टमैटिक हो गया, दूसरा कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर हैं या डिसिमिलर है वो इजी टू आइडेंटिफाई हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, और कैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई नेचर में नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ है तो वो भी पता इजी हो गया पता लगना। प्लस अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज जो है वो लॉस होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, अगर उसको थ्रेटन है तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन वालों के लिए उसको कंजर्व करना क्या हो गया, इजी हो गया इस चार्ट के थ्रू। क्लियर है? तो नाउ कम्स ऑन टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ओवर टाइम। इसको मैं रब कर देती हूं।
तो नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ओवर टाइम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ओवर टाइम। देखिए हमारे इंडियन शास्त्र में ना दो बुकें हैं, एक तो ऋग्वेदा करके, एक तो ऋग्वेदा करके और दूसरा बृहत संहिता करके, बृहत संहिता करके। क्या बताया मैंने कि हमारे इंडियन शास्त्र में ना दो बुक हैं, एक तो ऋग्वेदा करके और दूसरा बृहत संहिता करके। इन बुक को खोल करके जब आप इनके अंदर पढ़ोगे ना तो इन बुक के ऑथर ने ना, इन बुक के ऑथर्स ने ना क्या किया है, इनके अंदर ना एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर, on the basis of their habitat, कि क्या वो लैंड पे रह रहे हैं यानी कि क्या वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर रह रहे हैं या फिर वो वाटर में, एक्वेटिक वाटर में, या फिर वो एरियल यानी कि वो हवा में रह रहे हैं। क्लियर? क्या बताया मैंने कि हमारे इंडियन शास्त्र में दो बुक हैं, एक तो ऋग्वेदा करके, दूसरा बृहत संहिता करके। इन बुक को जब हम खोल करके पढ़ते हैं तो इनके ऑथर्स ने ना एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि क्या वो लैंड में रह रहे हैं या फिर वो वाटर में है या फिर वो एयर में है, प्लस उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, बिहेवियर पैटर्न, कि क्या वो डोमेस्टिक है यानी कि क्या हम उनको घर पे अपने साथ रख सकते हैं, प्लस वाइल्ड, कि क्या वो जंगल में ही रहने लायक है, प्लस एयर, कि क्या वो हवा में रहने वाला लायक है। ठीक है, और इकोलॉजिकल रोल, कि इकोसिस्टम में ना इनका क्या रोल है, कि क्या वो प्रोड्यूसर हैं यानी कि अपना खाना खुद से बना रहे हैं, या वो अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे हैं यानी कि वो कंज्यूमर है, या फिर वो अपने खाने के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है यानी कि वो डिकम्पोजर है। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि हमारे इंडियन शास्त्र में दो बुक है, एक ऋग्वेदा करके, दूसरा बृहत संहिता करके। जब हम इन बुक को खोल करके पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को क्या मिलता है कि इनके ऑथर्स ने ना एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि क्या वो लैंड पे रह रहे हैं या वो पानी वाले हैं या वो हवे में रह रहे हैं, एयर में है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर पैटर्न ऑल्सो, यानी कि क्या हम उनको अपने साथ घर रख सकते हैं या फिर वो वाइल्ड है यानी कि वो फॉरेस्ट में ही रहने लायक है, या फिर वो हवे में रहते हैं यानी कि एयर में। प्लस इकोसिस्टम में उनका रोल क्या है, यानी कि क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं या फिर वो अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, या फिर वो अपने खाने के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है। क्लियर है? इसके बाद बारी आई, ये तो बात थी हमारे पुराने टाइम की, फिर इसके बाद बारी आई 4th सेंचुरी में एरिस्टोटले की। एरिस्टोटले की, एरिस्टोटले कौन थे? ये ना एक ग्रीक के फिलोसफर थे। कौन थे? ग्रीक के फिलोसफर। इनको ना फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से इन बुक के ऑथर ने ना इन एनिमल्स को इन बेसिस पे कैटेगराइज किया डिफरेंट कैटेगरी में, सिमिलरली एरिस्टोटले ने क्या किया, एनिमल्स को ना
क्लासिफाई किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट प्लस देयर एक्सटर्नल फीचर्स ऑल्सो, ऑन देयर एक्सटर्नल, जैसे इन बुक के ऑथर ने इनको हैबिटेट के बेसिस पे किया था, सिमिलरली एरिस्टोटल ने भी क्या किया, एरिस्टोटल ने भी क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया इनके हैबिटेट के बेसिस पे, नॉट ओनली ऑन देयर हैबिटेट, इनफैक्ट ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स ऑल्सो, और यही चीज इनके लिए एज अ लिमिटेशन का काम की। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से अगर सेम दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल पैटर्न है बॉडी का, वो भी एग्जैक्ट क्या हो, सेम हो। तो यही चीज इनके लिए एज अ लिमिटेशन का काम की। ठीक है, फिर इसके बाद 18th सेंचुरी में कैरलस लीनियस आए, कैरलस लीनियस, इन्होंने क्या किया, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना, जितने भी उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया, दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया। वन वॉज द प्लांटे एंड सेकेंड वन वॉज द एनिमेलिया। देखिए प्लांटे के अंदर उन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा, प्लांटे के अंदर उन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा दैट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते, प्लस वर ऑटोट्रोफिक, यहां लिख देती हूं, हो सकता है वीडियो में उधर विजिबल ना हो, एंड साथ ही साथ वो क्या थे, ऑटोट्रोफिक भी। क्लियर है? और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा दैट कैन मूव, दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वर हेट्रोट्रोफिक, यानी कि अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड थे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? क्या बताया मैंने, जिस तरीके से 4th सेंचुरी में एरिस्टोटल आए, इन्होंने तो क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि क्या वो लैंड पर रह रहे हैं या वो पानी में रह रहे हैं या फिर वो एयर में रह रहे हैं, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स, कि उनकी बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। और यही चीज इनके लिए एज अ लिमिटेशन का काम की, जरूरी नहीं है जो चीज बाहर से जैसी सिमिलर अगर दिख रही है तो अंदर से भी वो सेम हो। क्लियर है? फिर इसके बाद 18th सेंचुरी में कौन आए, कार्लस लीनियस आए। इन्होंने क्या किया, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया, वन वॉज द प्लांटे एंड अनदर वन वॉज द एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर उन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते थे, प्लस वो अपना खाना क्या कर रहे थे, खुद से बना रहे थे। ठीक है? और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते थे एंड अपना खाना क्या कर सकते थे, खुद से बना सकते थे। तो इस तरीके से दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जब लोगों ने पढ़ा तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन ने ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने लोगों के अंदर ना कंफ्यूजन क्रिएट किया, किस चीज को लेकर के, कि सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक सेकंड में ऊपर से रफ कर देती हूं, सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, जो इन एनिमेलिया की तरह मूव तो कर सकते थे वन प्लेस से अनदर प्लेस एंड हेट्रोट्रोफिक भी थे, यानी कि अपना खाना क्या कर रहे थे,
खुद से बना रहे थे। एक सेकंड, क्या हुआ जब इनको पढ़ा तो कंफ्यूजन क्रिएट हुई। कंफ्यूजन किस बात को लेकर के थी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमेलिया मूव तो कर सकते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस और हेट्रोट्रॉफिक भी थे, ठीक है, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे थे, बट दीज वर यूनिसेलुलर, यानी कि ये एक ही सेल से बने हुए थे, और इसके अंदर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया था ना वो मल्टी सेलुलर थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या बोलते हैं 19th सेंचुरी में ना, 19th सेंचुरी में अर्नस्ट हैकल आए, अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल आए, इन्होंने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना प्लेस किया अनदर किंगडम के अंदर, अनदर ग्रुप के अंदर, जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। सो दस इस तरीके से दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे और इसके अंदर जो थे वो मल्टीसेलुलर थे, तो 19th सेंचुरी में अर्नस्ट हैकल आए, इन्होंने क्या किया, अमीबा, पैरामीशिया और बैक्टीरिया इनको ना एक अनदर ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया विद द नेम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो 10 इस तरीके से दिस लीड टू द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। दो तो क्या थे, एक तो प्लांटेई और एक एनिमेलिया, और तीसरा कौन सा हो गया नया, प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद यहां पर ना जब ये काम हो रहा था 19th सेंचुरी में, इस वक्त ना माइक्रोस्कोप भी एडवांसमेंट हो चुकी थी। तो माइक्रोस्कोप की वजह से क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने क्या किया, एक तो अमीबा के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, दूसरा उन्होंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि जो अमीबा है, अमीबा उसके पास तो ट्रू न्यूक्लियस है, और वेरस जब उन्होंने बैक्टीरिया को देखा तो उन्होंने क्या पाया कि इसके पास तो लैक ऑफ न्यूक्लियस है, ये तो ट्रू न्यूक्लियस था ही नहीं, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, 20th सेंचुरी में हर्बर्ट एफ कोपलैंड आए, जिन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरिया को ना प्लेस किया अनदर किंगडम के अंदर, जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, मोनेरा। तो 10 इस तरीके से दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने ना ये देखा कि फंजाई जो लाइक प्लांट मूव तो नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट वर हेट्रोट्रॉफिक, वो अपना खाने के लिए ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे थे, यानी कि वो ये जो फंजाई थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मशरूम, ये क्या करते हैं, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो हेट्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर थे। तो फिर इस तरीके से 21 सेंचुरी में, सॉरी 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में आर.एच. विटकर आए, इन्होंने क्या किया, उन मशरूम को देखो, कुछ साइंटिस्ट ने क्या देखा कि फंजाई लाइक जैसे कि मशरूम लाइक प्लांट कांट मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट वर हेट्रोट्रॉफिक, तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन मशरूम को प्लेस कर दिया अनदर किंगडम के अंदर, जिसका नाम उन्होंने रखा फंजाई। सो दिस रिजल्ट इनटू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, and this is the most important 5
किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टोटल कितने हो गए, एक बार इस पर ऊपर देती। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे कि फर्स्ट वन इज द मोनेरा, सेकेंड वन इज द प्रोटिस्टा, एंड थर्ड वन इज द फंजाई, एंड फोर्थ वन इज द प्लांटे, एंड फिफ्थ वन इज द एनिमेल। एनिमेल क्लियर है? तो इस तरीके से बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन ओवर टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। और दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो RH का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो रखूंगी। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज like, share and subscribe. Thank you.